सेके तो शिक्षा को किसने बांटा? जब प्यास सेके तो पानी को किसने बांटा? बताओ ना माँ, हम लोगों को जातियों में किसने बांटा? जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबर का हक दूंगा। मैं भीमराव अंबेडकर। थैंक यू। क्या बात है। वो किसी ने कहा है ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ये तो खैर पालने से काफी पहले ही बाहर आ चुके हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है ये आगे जाके बहुत बड़े स्टार बनेंगे। थैंक यू। आप और भी कुछ कहना चाहते हो? ये स्माइल ही काफी है, सब कह दिया इनकी स्माइल ने। हाँ ओके 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 थैंक यू आयुध। अब वापस बैठ जाओ। नमस्कार, मैं जगन्नाथ निवंगुणे और आप मुझे देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब मैं चाहती हूँ आप हमारे शो के बारे में सभी को बताएं। सबसे पहले मैं भारत रत्न और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ नथिंग बट ए सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सिंबल ऑफ सोशल इक्वालिटी। हमारे देश को एक महान देश बनाने में जिन्होंने प्रयास किए, इस मॉडर्न इंडिया का निर्माण करने के लिए जिन्होंने काम किया, उसमें से महत्वपूर्ण नेता, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर थे। ये सब हम जानते हैं। NTV का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार हिंदी मीडिया में, हिंदी टेलीविज़न पर बाबा साहब की जीवन कथा को साकारने का प्रयास किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अध्ययन मैं कई सालों से कर रहा हूं। 30 साल से तो करीब करीब इस विषय से जुड़ा रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर के 22 वॉल्यूम आज तक प्रकाशित हो चुके हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि उसका संपादन करने का मौका मुझे मिला। उसका संपादन करते करते बाबा साहब के विचारों से परिचित होकर मुझे ये लगा कि बाबा साहब के बारे में एक सीमित इमेज बनाई गई है। वे एक देश के विशिष्ट लोगों के ही नेता थे, इस तरह से उन्हें आज तक प्रोजेक्ट किया गया है, जो कि मुझे लगता है गलत है। मैं 3 उदाहरण देना चाहूँगा। आज 2019 में हम हैं। 100 साल पुरानी बात है। 1919 में बाबा साहब ने किताब लिखी थी जिसका नाम था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़। इस किताब में बाबा साहब ने उन दिनों के किसानों की हालात पर प्रकाश डाला था, जिस दौर से उस दिन के किसान गुजर रहे थे, भारत की खेती गुजर रही थी। उसकी बात करते हुए उन्होंने कहा था कि खेती के लिए अगर हम जल्द से जल्द इंडस्ट्रियल स्टेटस प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो दाम मिलता है किसानों को वो देते समय प्रोडक्शन कॉस्ट का हिसाब नहीं लगाएंगे, और बर्डन ऑन द एग्रीकल्चर उसको अगर हम शिफ्ट नहीं करेंगे, किसान अपने बच्चों को खेती में ही रखेंगे, तो ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। उनको वहाँ से हटाकर किसी को इंडस्ट्री में भेजना होगा, किसी को कॉमर्स में, किसी को शिक्षा क्षेत्र में, और एक बच्चे को एटलीस्ट सर्विस सेक्टर में भी। और डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी कहा था उस किताब में, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर विल बी इन डेंजर जोन। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में लाखों किसानों ने खुदकुशियाँ की हैं और ये दौर आज भी चालू है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब की 100 साल पुरानी ये किताब अगर लोगों के सामने होती तो शायद लोग समझ जाते कि किसानों के लिए बाबा साहब ने क्या कहा था, क्या लिखा था, क्या काम किया था। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर 1942 में ब्रिटिश इंडिया के मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, हम सब जानते हैं। लेकिन उन दिनों वो ऊर्जा मंत्री थे, वो सिंचाई मंत्री थे, वो सिविल एविएशन मंत्री थे, कई डिपार्टमेंट वो संभाल रहे थे। तब 1943 में कटक में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था, इंडिया वांट्स डेवलपमेंट। इन माय माइंड डेवलपमेंट इज़ नथिंग बट बिजली, सड़क, पानी। बिजली, सड़क, पानी ही डेवलपमेंट है। ये 1943 की डॉक्टर अम्बेडकर की बात सिर्फ भाषण नहीं है। उन्होंने मंत्री के रूप में 5 साल तक काम करते हुए 2000 साल में भारत की ऊर्जा की ज़रूरत कितनी होगी, पानी की ज़रूरत कितनी होगी, उसका हिसाब लगाकर जो काम किया था, जो गवर्नमेंट के लेवल पर काम किया था, वो अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो अचरज में डूब जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने उन दिनों कहा था, एनर्जी लिटरेसी एंड वाटर लिटरेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, जो कि आज के शब्द हमें लगते हैं, लेकिन ये
1943 के बाबा साहब के शब्द है। तीसरा उदाहरण मैं दे दूंगा। 1938 में जब भी वो मुंबई विधिमंडल में विधायक थे, उन्होंने परिवार नियोजन का बिल लाया था, जो कि देश का पहला बिल था। परिवार नियोजन किस लिए, एक ही बच्चा काफ़ी है, ऐसी बातें उन्होंने देश के सामने जो रखी थी। मुझे लगता है कि एनटीवी के इस धारावाहिक के द्वारा बाबा साहब के कई अनहोने पहलू हम लोगों के सामने लाएंगे। और बाबा साहब पूरे भारत के नेता थे, सभी समाज के वर्गों के लिए उन्होंने काम किया था। ये हम इस धारावाहिक के माध्यम से लोगों के सामने रख पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बाबा साहब ने 1942 में नागपुर के कॉन्फ्रेंस में भाषण करते हुए कहा था, किसी भी देश की, किसी भी समाज की प्रगति को अगर नापना है तो उस देश के, उस समाज के महिलाओं की प्रगति के आधार पर उसे नापना चाहिए। ये 2012 में इस विचार को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकृत किया और तब से दुनिया के 200 देशों के रिपोर्ट्स हर साल 8 मार्च को प्रकाशित किए जाते हैं, जो कि बाबा साहब का विचार 1942 का था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, यहाँ तक कि मध्यम वर्ग के लिए, अपर कास्ट के लिए जो बातें बाबा साहब ने लिखी थी, 22 वॉल्यूम हैं। और उसके एडिटर के नाते मैं आपको कहूँगा कि ये पढ़ना जरूरी है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाएंगे तो इस धारावाहिक के माध्यम से हम परिचित हो जाएंगे उससे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सोबो फिल्म्स की स्मृति शिंदे जी, बॉबी अरोरा जी और हमारे एनटीवी के विष्णु शंकर जी और अमिताभ रैना जी, उनके सभी साथी, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कुछ महीनों से, बड़ी सफलता हम इसमें पाएंगे। इसके लेखक माननीय शांति भूषण जी और उनके सभी साथियों का भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अब आपसे विनती करूँगा कि हमने जो प्रोमो इस धारावाहिक की बनाई है उसे देखते हैं। तो आइए, एनटीवी पर 17 दिसंबर से हम देखने जा रहे हैं एक महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उसकी प्रोमो। जैसे कि आपने देखा 17 दिसंबर से रात 8:30 बजे एनटीवी पे मंडे टू फ्राइडे यह शो ऑन एयर हो रहा है। ऑलराइट, अब इसके बाद अब बारी आती है कि मैं आपका परिचय कराऊं इस शो की एक महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कास्ट से और कलाकारों से। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाने चाहती हूँ जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पिता की भूमिका निभा रहे हैं उनको। तो आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं श्री जगन्नाथ निवानगुणे जी का। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की माता की भूमिका निभा रही हैं उन कलाकार को, नेहा जोशी जी को। एवरीबॉडी जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए नेहा जोशी जी का। तालियां थोड़ी कम है, मैं चाहती हूँ थोड़ी और ज्यादा हो, मजबूत हो, तेज हो। अब मैं बुलाना चाहती हूँ उस युवा कलाकार को जो युवा अंबेडकर की भूमिका निभा रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मंच पर इस बाल कलाकार का, आयुध भानुशाली। आयुध को आपने ऑलरेडी प्रोमो में देख लिया है, बड़ी शानदार तरीके से डायलॉग बोलते हुए। अब मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले नेहा जी आप वहां से शुरू करें, अपने किरदार के बारे में बताएं। यहां से शुरू करते हैं, जगन्नाथ जी आप शुरू करें। प्रणाम। वैसे तो मेरी पहली सीरियल है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके पिताजी का रोल करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस रोल के लिए मुझे चुना गया। मैं आभारी हूँ एनटीवी, आभारी हूँ सोबो फिल्म्स, स्मृति मैम, बॉबी सर, हमारे डायरेक्टर सर इम्तियाज, प्रतीक, सुमित, पूरा यूनिट हमें जो सहयोग दे रहा है इस कैरेक्टर के लिए।
बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मिला है। मैं खुद के बारे में थोड़ा सा कहूँगा। कम से कम 29-30 सालों से मैं थिएटर करता हूँ, मराठी सीरियल्स बहुत किए, लेकिन हिंदी सीरियल ये मेरी पहली है। मुझे पता नहीं था कि शायद मैं बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पिताजी का रोल कर पाऊंगा। अच्छा किरदार दिया। मैं फिर से आभारी हूँ INTV एंड शोभा फिल्म्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगन्नाथ जी। अब मैं नेहा जोशी जी से आग्रह करूंगी कि वे अपने किरदार के बारे में बताएं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रणाम करके मैं आप लोगों से बात करना शुरू करती हूँ। एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ मैं अभी बैठी हूँ। अभी इन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है और मेरी पात्रता भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की माँ का किरदार मैं निभा रही हूँ, भीमाबाई रामजी सकपाल। ऐसे लगता है कि मेरे कंधों पे किसने बहुत बड़ा बोझ रख दिया है। ऐसे लगता है कि पिछले 15 दिनों से बहुत झुक झुक के चल रही हूँ। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पता है कि जिस पेड़ की नींव मजबूत होती है वही पेड़ आगे जाके बहुत बड़ा वृक्ष कहलाता है। तो इस नींव के मजबूत होने में जो उनके माता पिता का हाथ था, उनके संस्कार थे, वो हमें दिखाने हैं। और भीमाबाई सकपाल के बारे में मैं पढ़ रही हूँ। बहुत कुछ साहित्य मराठी में है, वो मैं पढ़ रही हूँ। तो ये एक हाउस मेकर थी, लेकिन हम जो कहते हैं कि एक अंदरूनी शक्ति होती है हर स्त्री की, जो भीमाबाई की बहुत ज़्यादा थी। अपने पति पे उनको बहुत विश्वास था। वो जानती थी कि राम जी जो भी करते हैं वो बहुत विचार के साथ करते हैं। वो पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, तो उनका अभ्यास था कुछ चीज़ों के बारे में। अपने बच्चों के बारे में वो बहुत ज़्यादा, अगर बच्चों के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में कोई बात आती थी तो भीमाबाई किसी की ना मानती थी, वो अपने मन की ही करती थी। चाहे कभी कभी राम जी के साथ कुछ छोटा मोटा झगड़ा भी करना पड़े, लेकिन वो वही करती थी जो सही था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस महानायक के जो गुण हैं, जो उन्हें उनसे माँ बाप से मिले हैं, वो माँ के चरित्र का मैं आपके सामने वो चरित्र लाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी इस कोशिश में कामयाब हो जाऊँ तो मुझे लगता है ये सब क्रेडिट उस भीमाबाई का है, मेरा उसमें कुछ भी क्रेडिट नहीं है। INTV की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और स्मृतिताई शिंदे और बॉबी अरोरा जी, ये बहुत अच्छा शो ला रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का काम तो हमारे सामने है, लेकिन एक छोटा बच्चा भीमराव रामजी सकपाल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे बना, उसकी ये जर्नी है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जर्नी आज की माँओं के लिए, आज के पिताओं के लिए अगर इंस्पिरेशनल हो जाए, वो थोड़ी सी भी सीख उससे ले पाए, तो मुझे लगता है कि मैं अपने समाज के लिए छोटा सा काम कर लूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नेहा जोशी जी कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं, और हम आपको बहुत जल्द देखना चाहते हैं 17 दिसंबर को। शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आती है बाल कलाकार हमारे सामने जो विराजमान है, आयुध भानुशाली जी से बात करने की। आयुध, आपको कैसा लग रहा है ये कैरेक्टर प्ले करके, जरा सबको बताइए। बहुत ही अच्छा। और भी बहुत सारी चीजें बताइए, कैसा लगता है सेट पे शूटिंग करना, कैसा लगता है, डायलॉग बोलना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आपका एक फेवरेट कुछ डायलॉग है वो आप बताएंगे सबके सामने? बोलो, खड़े होके बोलो, आगे आ जाओ। एक बार तालियां हो जाए इस बाल कलाकार के लिए, इनका उत्साहवर्धन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आयुध सेंटर में आ जाओ, आ जाओ एकदम जोर से। जो डायलॉग आपको पसंद है ना वो बोलिए बढ़िया से। जब ज्ञान है तो शिक्षा को किसने बांटा, जब प्यास से तो पानी को किसने बांटा,
बताओ ना माँ, हम लोगों को जातियों में किसने बांटा? जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबर का हक दूंगा। मैं भीमराव अंबेडकर। थैंक यू। क्या बात है, वो किसी ने कहा है ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ये तो खैर पालने से काफी पहले ही बाहर आ चुके हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है ये आगे जाके बहुत बड़े स्टार बनेंगे। थैंक यू। आप और भी कुछ कहना चाहते हो? ये स्माइल ही काफी है, सब कह दिया इनकी स्माइल ने। हाँ ओके ओके। ओके थैंक यू आयुध। अब वापस बैठ जाओ। ओह कितना प्यारा मोमेंट था। थैंक यू आयुध, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहीं रहिए। अब अभी हमने आपको मिलाया एक महानायक डॉक्टर B.R. अंबेडकर के परिवार से, उनकी माताजी से, पिताजी से, और जो उनका युवा बाल कलाकार का किरदार प्ले कर रहे हैं उनसे। अब बारी आती है हम आपसे उनका परिचय कराएं जो एक महानायक डॉक्टर B.R. अंबेडकर का किरदार निभा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें प्रसाद जवादे जी का। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बिल्कुल, ऑल योर्स, पोडियम इज ऑल योर्स। तालियां ना मैं चाह रही हूँ थोड़ी अच्छे से बजती रहेंगी ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, एक ऊर्जा बनी रहेगी। सेंटर में आ जाओ। नमस्ते, मेरा नाम प्रसाद जवादे। एक महानायक डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इस धारावाहिक में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किरदार निभा रहा हूँ। बहुत ही गर्व महसूस होता है, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी 5 साल की उम्र से लेकर अपनी पढ़ाई तक और उसके बाद भी एक विशिष्ट जाति के लिए लड़ते रहे, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 17 दिन बैठकर हमारे इस देश का संविधान लिखा, जो केवल किसी एक विशिष्ट जाति के लिए नहीं बल्कि एक देश, एक भारत के लिए लड़ते रहे। उस महानायक का किरदार निभाने का आज मुझे मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं। एक महानायक डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इस धारावाहिक से आपको बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी का सफर 5 साल की उम्र से लेकर अंत तक आप सबको रूबरू किया जाएगा। मैं हमारे इस शो के निर्माते स्मृति सुशील कुमार शिंदे जी और बॉबी सर, NTV के हेड अमिताभ रैना जी और विष्णु शंकर जी, और हमारे डायरेक्टर इम्तियाज़ पंजाबी जी और हमारे राइटर हरी नरके जी, इन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उस मुझे लायक समझे। और मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि मैं इस रोल को पूरे जी जान से निभा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंत तक कहते रहे कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय है और अंत तक केवल भारतीय ही है। जय भारत, जय भीम। मैं चाहती हूँ एक बार आप सभी हमारे साथ बोले जय भारत जय भीम। जय भारत, जय भीम। धीरे था, एक बार और, जय भारत जय भीम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी शुभकामनाएं इस शो के लिए। तो अब आप मिल चुके हैं हमारे शो की पूरी स्टार कास्ट से, सारे कलाकारों से। अब बारी आती है कि हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएं, हम आपके परिचय करवाएं उनसे जिन्होंने ये भव्य शो का निर्माण किया है। तो अब मैं ऑन स्टेज बुलाने जा रही हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रोड्यूसर्स का, सोबो फिल्म से स्मृति सुशील कुमार शिंदे जी और बॉबी अरोड़ा जी का। कम ऑन एवरीबॉडी, तालियां तालियां, तालियों में जोर आ चाहिए, थोड़ा शोर भी होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति जी आपका, बॉबी अरोड़ा जी आपका।
अब मैं माइक आपको देती हूँ। आपने एक ऐसे विषय को चुना है जिसे देखने के लिए, क्योंकि जैसे मैं जानती थी कि पुराने लोगों को तो बाबा साहेब के बारे में काफ़ी कुछ पता है, पर जो आज की युवा जनरेशन है उन्हें भी जानने का पूरा हक है, क्योंकि हम पढ़ते कितना है वो तो नहीं पता, पर आई एम वेरी श्योर इस शो के द्वारा बाबा साहेब के बारे में कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है सबको पता लगेगा। और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सब्जेक्ट टीवी पे लाने के लिए। आई वुड लाइक टू गिव इट ओवर टू स्मृति जी एंड देन बॉबी जी। प्लीज टेल अस अबाउट दिस शो। नमस्कार। बॉम्बे के बाहर से जो आए हैं उनका यहाँ पे स्वागत, और जो बॉम्बे के हैं वेलकम टू द सेट ऑफ एक महानायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। काफ़ी कुछ ऑलरेडी कहा गया है शो के बारे में, लेकिन जितना कहूँ उतना कम है। और हमारे लिए भी एज प्रोड्यूसर्स, बॉबी अरोरा जी, हमारे लिए भी एक ये डिस्कवरी जर्नी है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उससे कई ज़्यादा उनके बारे में लिखा गया है, और जिनका हमको अब तक जब हमने शो हाथ में लिया है तब हमको पता चला है कि उनका जीवन हम जितना सुनते हैं उससे कितना बड़ा एक स्ट्रगल था। हम ये शो इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू एन टीवी एंड विष्णु शंकर एंड अमिताभ रैना फॉर अलाउिंग अस टू ब्रिंग दिस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यॉल, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बट इट्स अ ह्यूज मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस टू प्रेजेंट दिस शो टू यू। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि काफ़ी सारा ऑलरेडी कह गए यहाँ पे ऑन द कॉन्सेप्ट, और किसी के लिए ये शो एज अ कॉन्सेप्ट अनजान नहीं है। तो आप देखिए, अभी जैसे ही एयर होता है 17 तारीख को 8:30 बजे एन टीवी पे, आप देखिए सब लोग। थैंक यू स्मृति, सुशील कुमार शिंदे जी, एंड थैंक यू बॉबी अरोड़ा सर। थैंक यू सो वेरी मच। एंड अभी आपने हमारे प्रोड्यूसर्स से मुलाकात की, उनके बारे में जाना। अब मैं ऑन स्टेज बुलाना चाहती हूँ हमारे जो डायरेक्टर हैं इस शो के, इम्तियाज़ पंजाबी जी। उन्हें तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इम्तियाज़ पंजाबी जी का। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो इम्तियाज़ पंजाबी जी और हमारे शांति भूषण जी जो लिख रहे हैं, सर आइए, आप आइए। नहीं आइए, बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आइए। बहुत प्यार से लिख रहे हैं ये कहानी, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे शो के दीप स्तंभ में बोलूँ तो भी कम है, क्योंकि ये जिस तरह से कहानी बहुत प्यार से लिख रहे हैं, हम जब पढ़ते हैं, जब ये इनका नरेशन होता है तो हमारे सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। बहुत ही प्यार से लिखा है, बहुत ही इमोशन के साथ लिखा है। तो शांति भूषण जी प्लीज़। मुझे बोलना कम आता है, लिखना ज़्यादा आता है, बट मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा एन टीवी को, विष्णु शंकर, अमिताभ रैना, सोवो फिल्म्स, स्मृति जी, बॉबी जी। मैं सबका आभारी हूं कि मुझे इतना कठिन कार्य दिया। मेरे लेखकी जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मैं कभी लिखने से डरा नहीं, लेकिन जब से मैं बाबा साहब के बारे में लिखने के लिए हाँ कहा, तब से मेरे अंदर एक डर सा रहता है कि इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में कहीं कुछ गलत न लिख दूं। नरके साहब हैं, गलती होने नहीं देते हैं, मार्गदर्शक के रूप में हमेशा साथ में रहते हैं और बताते रहते हैं। बाबा साहब के बारे में जितना सभी लोग, देश के लोग जानते हैं, उतना मैं भी जानता था। चूँकि शिक्षक का पुत्र हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा जानता था। मेरे पिताजी बताया करते थे कि बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत टैलेंटेड थे। लेकिन जब लिखने के लिए जब मुझे कहा गया और तब मैं अध्ययन करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि मेरा बचा हुआ जीवन, शायद मैं अगर पूरा जीवन दे दूं बाबा साहब के काम और उनके संघर्ष और उनके जीवन को समझने में, तो शायद मेरा बचा हुआ जीवन कम पड़ेगा, एक बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमें इतिहास में बाबा साहब को ठीक से पढ़ाया नहीं गया, इतिहास में बाबा साहब को ठीक से जगह नहीं दी गई। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है
कि हम अपने बच्चों को उनके बारे में सही सही बता सकें, जो हमारे बारे में सही सही सोचे हैं, हमारे लिए कुछ सही सही काम किए हैं। और बाबा साहब आधुनिक भारत के सबसे बड़े नेता इंसान हैं जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। देश की आज़ादी के लिए बहुत लोग लड़ रहे थे, बाबा साहब को भी आज़ादी चाहिए थी और वो लड़ रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए था, उनको सामाजिक परिवर्तन चाहिए था। और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ना आसान नहीं था। बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे, जबकि पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था। बाबा साहब अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और इस देश की सामाजिक व्यवस्था से भी लड़ रहे थे, और बाबा साहब उसमें जीते, विजयी हुए। उनकी लड़ाई का परिणाम है कि आज हम इस तरह का भारत देखते हैं। शायद बाबा साहब नहीं होते, अंग्रेज चले गए होते, दूसरे टाइप के अंग्रेज आ गए होते, और हमारे देश की सामाजिक स्थिति वही होती जो हम हजारों सालों पहले की सुनते हैं। बाबा साहब ने मनुष्यों के भेद को मिटाने की लड़ाई लड़ी और उसमें काफ़ी हद तक सफल रहे। हम इस धारावाहिक को लिखते समय यही सोचते हैं कि बाबा साहब के बारे में बात करने से शायद आने वाली पीढ़ी उनके जो रह गए सपने, जो अधूरे सपने हैं, उसको पूरा करने के बारे में सोचे। अगर एक लड़का भी इस सीरियल को देखने के बाद बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर बाबा साहब के पथ पे चलेगा तो लगेगा कि हम लोगों का प्रयास सार्थक हुआ है। बाकी नरके साहब और मेरे सारे दोस्तों ने जो कहा वो बहुत है, और मैं फिर से कहता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, बोलना कम जानता हूँ। तो आप लोग सीरियल देखिए 17 दिसंबर से, आपको बहुत मज़ा आएगा, ज्ञान मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, और बाबा साहब के विचारों को अपने अंदर बसा लीजिए, अपने खून में उसे घोल लीजिए, अपने संस्कार में उसको डाल लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शांति भूषण जी। अब हमारे डायरेक्टर सर से अनुरोध करती हूँ, इम्तियाज़ पंजाबी जी से, कि कैसा रहा आपका अनुभव, और प्लीज़ हमें थोड़ा और इस शो के बारे में बताएं। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। बचपन से हमने जो सीखा तो सिर्फ यही सीखा था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं जानते थे। अब जब हम सीरियल कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते जो पढ़ते खुल रही हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उससे हमको पता चलता है वो कितने महान इंसान थे। मैं बस इतना कहूँगा कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुझे, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे चैनल ने, तो मैं अपनी पूरी काबिलियत से इसको निभाने की कोशिश करूँगा। और बाकी आप लोग फिर एपिसोड वगैरह देख के बताइएगा कि हम कितने सफल हुए हैं इसमें। एंड आई होप यू ऑल विल enjoy the show and you will enjoy it in the sense that you will learn a lot from the show. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब। अब हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे बीच में एक और जानी मानी पर्सनालिटी है जिन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। देवियों और सज्जनों, जोरदार और शोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए प्रोग्रामिंग हेड NTV श्री अमिताभ रैना जी का। तालियां 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 तालियां, कम ऑन, रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, तालियां सेहत के लिए भी अच्छी होती है, तो बिल्कुल बिल्कुल कंजूसी नहीं तालियों में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Amitabh sir, I would request you to please take the center stage because this is extreme corner and I want everybody to see you. तो अमिताभ सर, आपका अनुभव कैसा रहा? अमिताभ सर, आपका अनुभव कैसा रहा और इस शो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सो ऑलरेडी जो जितने लोग हमारे बीच में हैं यहाँ पे वो कह चुके हैं, बात कर चुके हैं। हमारा सब इतना है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को एज चैनल मिली है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बखूबी निभाएं। और जिन जिन लोगों को सिर्फ इतना मालूम था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और कुछ नहीं, हिंदुस्तान को बनाने वाले बाबा साहब, उनके बारे में ठीक कह सके, हम लोग प्रॉपरली हम लोग एक्सप्लेन कर सके, तो वही बहुत बड़ी बड़ी बात होगी। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आपके सामने फिर से बता दूं, हमारे शो के कलाकार हैं, शो के प्रोड्यूसर्स हैं, शो के डायरेक्टर हैं, और अमिताभ सर हैं, और उधर हैं हमारे शो के लेखक। तो पूरी टीम हमारी मंच पे मौजूद है। अब आपको स्टेज ओपन करती हूँ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आइए और आप फ़ोटो जैसे भी हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ, कलाकार जिसके साथ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं।
Alright, please come forward and the stage is open for the photo opportunity. Can I have बाल बाबा साहेब की बुआ जी also on stage? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुआ जी का. तो भाई ये फोटो तो कर यहाँ फोटो करे मैं येऊ देतो ओके लुक हियर राम जी भी का परिवार बहुत बड़ा था, उनको 14 पुत्र थे, बेटियां बेटी, ऐसे रामजी अम्बेडकर ये 14वें पुत्र थे उनके। उनमें से कम 8 गुजर गए, 6 बचे थे। 8 जो 1-1.5 साल के अंतर में ही वो चल बसे। रामजी अम्बेडकर ये 14वें रत्न थे। जब भी वो पैदा हुआ था तभी उनको लग रहा था कि नहीं, ये बड़ा होके कुछ बनेगा। उनकी ऐसी इच्छा थी कि भीमराव बहुत बढ़े, आगे बढ़े। जो भीमराव को कहते थे, बाकी बच्चों से भी कहते थे कि शिक्षा मत कभी भी छोड़ना। शिक्षा जीवन में बहुत आपके एक पर्सनालिटी को एक अलग सा रूप देती है। अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज के लिए जो भी किया वो सबको मालूम है, लेकिन उनके पिताजी ने क्या किया था ये किसी को मालूम नहीं है। और इसी का ये सीरियल है, वो इसी की जर्नी है कि 5 साल से लेके बाबा साहेब अम्बेडकर होने का ये बहुत बड़ा एक लंबा रास्ता है जो हमें सीरियल के माध्यम से तय करना है। मैं आभारी हूँ INTV का, मैं आभारी हूँ सोबो फिल्म्स का, मैं आभारी हूँ स्मृति शिंदे, बॉबी सर का, मेरे डायरेक्टर इम्तियाज़ सर, इनका भी बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना। थैंक यू सो मच। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहिए इस सीरियल को देखने? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि ऑडियंस की आप पहला ये जी का पैक जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, INTV देखिए, क्योंकि आप ये बहुत बड़े किताब है, कोई 14 खंड है, कोई 7 भाग है, कोई 21 भाग है। आप अगर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम ये सीरियल ज़रूर देखिए। ये सीरियल देखने से आपको ऊर्जा मिलेगी, एक प्रकार की आपके जीवन में एक अलग सा बदलाव लाएगी ये सीरियल ये देखने के बाद भी, कि जिस प्रकार से अम्बेडकर की जो ये जर्नी जा रही है आपको देखना चाहिए। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि जो राम जी ने किया वो हर एक पिता ने करना चाहिए, माँ ने करना चाहिए। राम जी का जो सपना था कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे, और हर एक पिता का सपना रहता है कि अपने बच्चे पढ़े लिखे, अपने देश के लिए कुछ करें। धन्यवाद। How excited I am equally excited as you people are. जैसे मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी तादाद में लोग आए हैं
तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, उसके बावजूद बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोशिश है कि लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि बाबा साहब किसी एक विशिष्ट जाति के लिए नहीं बल्कि एक देश के लिए लड़े थे, एक भारत के लिए लड़े थे। तो ये मानस है कि बाबा साहब के विचार, बाबा साहब का आचरण, बाबा साहब का दैनंदिन जीवन लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए ये धारावाहिक करने का सोचा है। और तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, एक्चुअली उसमें एक दमदार चीज़ तो थी कि बहुत बड़ा नायक है। बिल्कुल। उसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो हम पहले भी देख चुके हैं, बट इसमें और एडिशन में क्या देखने मिलेगा अलग? देखिए, बाबा साहब के ऊपर फिल्में बनी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर आज तक कोई भी हिंदी GEC पे कोई भी धारावाहिक नहीं बना है। तो मुझे लगता है कि उनका जीवन इतना बड़ा है, उनके जीवन कार्य इतने बड़े हैं कि वो किसी भी एक 3 घंटे के फिल्म में या 6 घंटे या 10-15 घंटे के फिल्म में भी नहीं दिखा सकते, बल्कि इनका जीवन प्रवास केवल एक धारावाहिक के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रंजक तरीके से पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए लगता है कि धारावाहिक ये ऐसा मीडियम है जो उनका जीवन प्रयास को पूरा न्याय कर सकेगा। तो आप इनके बारे में स्क्रिप्ट साइन करने से पहले क्या कुछ जानते थे? बिल्कुल, बाबा साहब जी के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट बहुत संक्षिप्त में। तो पर आज जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि उनका जीवन कार्य हमारे सोच के परे है। आज जिस आज़ाद देश में हम घूम रहे हैं वो केवल बाबा साहब जी की सोच की वजह से घूम रहे हैं। अब आज सोच भी नहीं सकते कि अगर आपको आज के तारीख में कहा जाए कि ये पानी को हाथ नहीं लगा सकते, तो हम लोग बहुत चौकन्ने हो जाएंगे। पर उस दौरान, उस वक्त पे उन्होंने इन सारी चीज़ों में से गुजरे हैं, उसके बावजूद इतनी सारी पढ़ाई की है, इतनी सारी डिग्रियां हासिल की है और भारत का संविधान लिखा है। तो मुझे लगता है बस उनके सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के इस सीरियल को इस किरदार को निभा सकते हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि इस किरदार को पूरा न्याय दे सकूं। तो इतने बड़े महानायक की बड़ी सीरियल को आप सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं उसके साथ डील? बिल्कुल प्रेशर है, क्योंकि ऐसा है कि कोई भी चीज़ जो हिस्ट्री में फैक्ट्स पेश की गई है उसके अलावा हम कुछ भी गलत करते हैं तो शायद हमारे ऊपर उंगलियां उठ सकती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमारे साथ एक बहुत अच्छी टीम है, हमारे साथ प्रोफेसर हरी नरके जी है जिन्होंने अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉपीराइट्स लिख रहे थे। तो वाजिब है कि हमसे कोई गलती हो नहीं सकती, उसके बावजूद अगर कुछ हो भी जाता है तो शायद हमारे दर्शक उतने सजग है कि हमको संभाल लेंगे और हम तक वो बात भी पहुंचाएंगे ताकि हम उसमें सुधार ना ला सकें। तो अब तक शूटिंग जो हुई है तो कैसा, क्या कुछ? देखिए, अभी फ़िलहाल सिर्फ बचपन का दौर चालू हुआ है। बाबा साहब का जीवन प्रवास, जीवन का सफ़र जो है वो 5 साल की उम्र से लेकर उनके अंत तक संविधान लिखने तक का दर्शाया जाएगा। उसमें अभी फ़िलहाल जो चालू हुआ है वो 5 साल की उम्र से चालू हुआ है। आपको 3 अलग अलग एक्टर्स दिखाई देंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमिका निभाते हुए। तो अभी फ़िलहाल 5 साल की उम्र में आयुध करके जो है वो निभा रहा है और उसके बाद उनकी शादी हुई थी 15 साल की उम्र में, वो दिखाया जाएगा। और उसके बाद जब वो लंदन से वापस आए थे तब शायद मैं टेक ओवर करूँगा। तो लास्ट में ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आज तक बाबा साहब अम्बेडकर जी का कार्य बहुत कम जगह पर दिखाई दिया। तो इस धारावाहिक के द्वारा आप सबको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें दिखाई गई। केवल उनका कार्य पर उनका निजी जीवन भी उनका उसमें दिखाया जाएगा। सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे NTV पे एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी नई सीरियल आ रही है एक महानायक अम्बेडकर, तो क्या कुछ एक्साइटमेंट, क्या कितना नर्वस फील? नर्वस फील करने से ज़्यादा मुझे लगता है कि जिम्मेदारी की भावना ज़्यादा है, क्योंकि जो किरदार मैं निभा रही हूँ इसमें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की माँ का भीमाबाई रामजी सकपाल, जो खुद एक बहुत बड़े घर से आती थी। उनके जो पिताजी थे मुरबाड़कर, वो सूबेदार थे और घर बहुत बड़ा घर था और बहुत ही बड़े घर से ये लड़की आती थी। और जब भीमाबाई छोटी थी तो वो बहुत बातें करती थी, बहुत मस्तीखोर थी। वो अपना कहना, अपना बोलना सच करती थी और जो सही है उसके लिए वो हमेशा लड़ती थी।
उसके लिए बचपन में अपने माँ बाप से उन्होंने थोड़ा सा मार भी खाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हम कहते हैं मराठी में कहते हैं कि मूळ स्वभाव जाईना, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी आपका बिहेवियर है बचपन से, जो वो ऐसे आसानी से जाता नहीं है। उस तरह से शादी के बाद भी भीमा बाई ऐसी ही रही। उनके जो पति थे राम जी, वो उन्हें किताबों का बहुत शौक़ था, वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। वो जो भी कुछ कहते थे करते थे उसके पीछे एक निश्चित विचार होता था, तो इसकी भीमा बाई को पूरी तरह से जानकारी थी। लेकिन जब बात उनके बच्चों की आती थी, उनके पति की आती थी, उनकी जो ननद थी मीरा ताई, उनकी आती थी, तब वो किसी का कहा नहीं सुनती थी, वो बस अपने मन की ही करती थी। जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सही है वो वही करती थी, और वो करने के लिए अगर राम जी से भी उनको थोड़ा सा पंगा लेना पड़े तो वो लेती थी। और ऐसे लिखा गया है रेफरेंसेस में कि जब राम जी और उनकी थोड़ी छोटी बहुत, जैसे हर परिवार में होती है, कुछ अनबन होती थी, तो राम जी हमेशा हार मानते थे और भीमा बाई इस अनबन में जीत जाती थी। अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था, ख़ास करके जो उनका सबसे छोटा बच्चा था, जो भीमराव अंबेडकर, उनके प्रति तो उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार था। 14 बच्चों को इस औरत ने जन्म दिया था, उसमें से 9 बच्चों की मौत हो चुकी थी बहुत ही छोटे उम्र में। उसके बावजूद इस औरत का जो दृष्टिकोण था जीवन की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक था, और इसकी वजह से ही जो संस्कार भीमराव को उन्होंने दिए वो दे पाई। इन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और जिस हेल्थ इशू के बावजूद भी वो घर का सब करती थी, सब लोगों का करती थी, और कभी थकती नहीं थी, मतलब मन से थकती नहीं थी, शरीर से थक जाती थी। और जब भीमराव अंबेडकर 5-6 साल के थे तभी उनकी मौत हो गई थी इस बीमारी की वजह से। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है मुझे कि एक इंस्पिरेशन आज की पेरेंट्स के लिए सेट करना है, और आज के बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन सेट करना है, तो बहुत एक्साइटमेंट है। तो आपका जो रोल है, लाइक आपने जो बोला माइग्रेन की प्रॉब्लम की, आपका जो अटायर है महाराष्ट्रियन रोल है, बट हिंदी में थोड़ा करना है बिकॉज ये सीरियल हिंदी है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ करनी पड़ी और क्या कुछ रिसर्च किया? रिसर्च के लिए हरी नरकी जी जो है, जो खुद एक बहुत बड़े अभ्यासक है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, तो वो रिसर्च सब कर रहे हैं और उनसे ही हम सब सीख रहे हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं इम्तियाज़ जी, उन्होंने भी बहुत कुछ पढ़ा है और उनसे भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं भी अभी 2-3 किताबें पढ़ रही हूँ। चांगदेव खैरमोड़े जी की जो किताबें लिखी हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर, वो पढ़ रही हूँ। धनंजय कीर जी की एक किताब है, वो पढ़ रही हूँ। मैंने अभी अपना जो अभ्यास है वो बस भीमा ताई तक ही सीमित रखा है, भीमा बाई तक, क्योंकि अभी मेरा फोकस वही है। एक बार ये किरदार निभा कर मैं ख़त्म कर लूँ तो मुझे वो पूरी किताब ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि स्कूल के हिस्ट्री में जो भी बाबा साहेब के बारे में हमने पढ़ा है वो बहुत ही थोड़ा है, लेकिन अगर बाबा साहेब के बारे में पढ़ने की, जानने की मैं ठान लूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ये जीवन उसके लिए अधूरा रह जाएगा। ये अटायर जो है, ये दिस इज़ अ टिपिकल महाराष्ट्रियन अटायर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल अटायर। मैं और कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ जिसमें मैंने नवारी साड़ी पहनी है, तो इस अटायर के बारे में मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। बस बॉडी लैंग्वेज कुछ उस पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ मेंटल साइकोलॉजिकल चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस औरत के 14 डिलीवरीज़ हो चुकी है वो किस तरह से ऑपरेट होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उस ज़माने में जहाँ पे मशीन्स नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे, सब काम खुद करने पड़ते थे, तो वो चंचलता, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें होनी चाहिए। लेकिन इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी थी, तो इनका चेहरा कैसा होता होगा जब वो बीमार रहती होगी, इनकी आंखें कैसी होती होंगी, क्योंकि
जब माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू होता है तब सिर दर्द होने लगता है, आधा चेहरा आपका दर्द होने लगता है और आप सोच भी नहीं सकते इस तरह से वो दर्द होते रहता है कई घंटों तक। तो उसके बाद एक इंसान की आंखें कैसी होगी, वो किस तरह से बात करेगा, इस पे हम कुछ काम कर रहे हैं। इम्तियाज़ जी का बहुत बड़ा सहयोग है इस काम में और मेंटली फिज़िकली एक माँ होने की कोशिश कर रही हूँ, जो माँ असल में मैं नहीं हूँ, लेकिन मदरली फीलिंग तो हर एक इंसान में होती ही है। तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि किन घटनाओं में किन लोगों के साथ मुझ में वो मदरली फीलिंग आती है और मैं किस तरह से इस किरदार को निभाने में उसका उपयोग कर सकूँ। लास्टली ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? ये जो हम धारावाहिक कर रहे हैं उसका फोकस ये है कि एक छोटा बच्चा भीमराव रामजी सकपाल जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बने, उनकी जर्नी कैसी थी, किस तरह के संस्कार उन पे हुए थे जब वो छोटे थे, किस तरह से उनका दृष्टिकोण बनाया गया था दुनिया के लिए, उसके माता पिता का उसमें क्या सहयोग था, ये इसका मेन फोकस पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में जब बच्चे डिजिटल चीज़ों में खोने लगे हैं, मोबाइल्स में और टीवी में खोने लगे हैं, तो उनको खींच के वापस रियलिटी में लाने के लिए शायद ये कि ये ज़रिया हो सकता है।